अगेन हम बैक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपोनेंट, व्हेन यू डिक्लेयर अ माय बटन यू कैन नेस्ट इनटू अनदर कंपोनेंट। जैसे कि आपने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, आपने एक फंक्शन लिखा हुआ है, आपने अगर इसे कॉल कलर से बताया हुआ है कि कंपोनेंट आपका यहाँ से इस तरह कॉल होता है। हम इसे क्या करते हैं, टर्न करते हैं, टर्न बटन, और हम इसे यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल करते हैं कंपोनेंट माय बटन। तो यहाँ पे आप आउटपुट के ऊपर मेरे पास क्या है, बटन नजर आएगा, लेकिन अभी बटन की स्टाइलिंग नहीं लगी हुई। तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे टेक्स्ट में हम थोड़ी सी बटन की स्टाइलिंग कर देते हैं कि जैसे कि क्लास नेम पीजी ब्लू 500 राउंडेड एसएम पैडिंग इसकी 2 है। तो ये आपके पास अब थोड़ा सा ये बटन लगेगा कि भाई ये बटन है, आई एम बटन। अगेन आपने जब भी कंपोनेंट रिएक्ट के कंपोनेंट को कॉल करना है, आपने हमेशा से कैपिटल लेटर से कॉल करना है। आप इसे अगर स्मॉल से करेंगे माई बटन, तो ये आपके पास रिएक्ट का कंपोनेंट नहीं है। आप चाहे इसका नाम, मैं इसका नाम माई बटन भी कर देता हूं, स्टिल ये रिएक्ट का एक कंपोनेंट नहीं है। आपने रिएक्ट के कंपोनेंट को जब भी कॉल करना है, आपने हमेशा से कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। कैपिटल लेटर से इसे इंपोर्ट करते हुए भी आप इसे ये लिखना है कि इंपोर्ट माई बटन फ्रॉम दिस फाइल, लेकिन जो माई बटन है वो कैपिटल लेटर में होगा। आपने जब भी एक कंपोनेंट को कॉल करना है, आपने हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। ये कंपोनेंट कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, इसे इंपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे माई बटन लिखा है, मैंने यहाँ पे माई बटन लिखा है, तो मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर एरर देगा, वो यही कहेगा कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा एक कंपोनेंट नहीं है। तो ये कंपोनेंट हमेशा आप जब भी यूज करते हैं कैपिटल लेटर से इसे यूज करते हैं, माई बटन, और यहाँ पे है माई बटन। आप एक रिएक्ट के कंपोनेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी दफा मर्जी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक कंपोनेंट एक दफा ही यूज होगा। इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने इसे कितनी दफा यूज करना है, और सेम फाइल में कितनी जगह पे आप इसे यूज कर सकते हैं। या आपके पास कहीं भी इसका एरर जो है वो नहीं आएगा। क्लियर है सबको? कि रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है? कि रिएक्ट कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का प्लेन फंक्शन होता है जो कि क्या रिटर्न करते हैं, मार्कअप रिटर्न करते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट की अपनी यूआई होती है, यूआई को हम कहते हैं यूजर इंटरफेस, अपनी लॉजिक होती है और अपनी अपेयरेंस होती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ, एक डिफरेंट कंपोनेंट बना लेता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि माई इनपुट। अब मैंने क्या बनाया, इनपुट का एक कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, और अब मैं क्या करता हूँ, माई इनपुट को यहाँ पे कॉल करता हूँ, माई इनपुट। अब यहाँ पे जो इनपुट है इसकी पेरेंट्स ये है, इसका जो है बैकग्राउंड कलर ये, जो मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दिया, मैंने इसे पैडिंग दी हुई है, लेकिन इसकी जो पेरेंट्स इसकी ये है। तो ये वहाँ पे डेफिनेशन के ऊपर यहाँ पे यही मेंशन है कि यूजर इंटरफेस दैट हैव ऑन लॉजिक एंड पेरेंट्स अ कंपोनेंट कैन बी अ स्मॉल बटन एज नोन एज अ इंटायर पेज। अब यहाँ पे ये क्या है, रिएक्ट कंपोनेंट है जो कितनी लाइन पे मिट है, एक लाइन पे। इसमें भी कितनी लाइंस हैं, एक लाइन है, लेकिन इट सेल्फ होम क्या है, ये खुद भी एक रिएक्ट कंपोनेंट है, और ये कितनी लाइन पे है, 36 लाइंस पे है। तो एक रिएक्ट कंपोनेंट एक लाइन में भी हो सकता है और इंटायर पेज भी हो सकता है, और एक कंपोनेंट के अंदर आप दूसरे कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, और जितनी दफा मर्जी आप उसे कॉल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? किसी को यहाँ तक क्लियर ना हो, ये बिल्कुल इसका बेसिक्स लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है कि नोटिस दैट माय बटन स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ पे मेंशन है, दैट्स हाउ यू नो इट्स अ रिएक्ट कंपोनेंट। रिएक्ट कंपोनेंट नेम मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर व्हाइल एचटीएमएल टैग मस्ट बी इन लोअर केस। और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मेंशन भी है कि आपका रिएक्ट कंपोनेंट नेम मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, कि हमेशा से कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। While HTML टैग must be in lower case, क्योंकि आपको पता है कि HTML टैग बिग होता है, इनपुट फील्ड और थ्री बटन होती है, वो हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे उसने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि उसने इस फाइल का नाम क्या लिखा हुआ है, माई बटन,
जो इंटरनेट कनेक्शन है और यहाँ पे ये चीज़ अगर आपके पास इंटरनेट स्टेबल होगा, घर जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी जो है वो आउटपुट भी नज़र आ रही होगी इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड्स। हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की जो बात की वो बहुत डिटेल में थी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। एक फाइल के अंदर आपकी एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होती है और एक फाइल से आप मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप करली ब्रेसिस के साथ या तो आप लेफ्ट से ग्रुप करते हैं या आप उन्हें क्या करते हैं जिस लाइन पे आपने डिफाइन किया उसी लाइन से आप उसके साथ एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। लेकिन एक फाइल के अंदर आपकी जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होती है वो हमेशा क्या होती है, एक होती है। ये सबको क्लियर है? किसी को क्लियर ना हो, ये टाइपस्क्रिप्ट का जो हमने फीचर पढ़ा था ये वही चीज है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओके राइटिंग मार्कअप विद जेएसएक्स। अब हम इसकी बात करते हैं। अब ये क्या चीज है? The markup syntax we have seen above is called the JSX. It's an optional but most React components use the JSX. अब JSX क्या होता है कि JavaScript के स्टैंडर्ड हम TSX को यूज कर रहे होते हैं। For its convention, all the tool will recommend local development. अब यहाँ पे लिखा हुआ है JSX stricter than HTML. You have to close tag like this one. Your component cannot return a multiple JSX. You have to wrap them in a shape parent which is the div. तो अब हम बात करते हैं parent। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, अब रिएक्ट का कंपोनेंट है तो मैं यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। देखिए ऐप के अंदर आपने वो वाले फीचर्स यूज कर रहे हैं जो कि आपके राउटिंग से रिलेटेड या आपके नेक्स्ट के जो फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। बाकी अगर आपको टोटली डिपेंड होगी कि आपने वहां पे बनाना है या बाहर बनाना है, टोटली डिपेंड है बस कि अगर आपने हम मोस्टली करते हैं जो कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हर फाइल में वो शेयर हो जाते हैं, और ऐसे कंपोनेंट जो सिर्फ उसी राउट्स के होते हैं उस चीज से रिलेटेड हम उसी राउट्स के अंदर ही बना लेते हैं। तो टोटली डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। कोई भी आप प्रोजेक्ट लीड जो है वो बताता है कि आपने ये काम करना है तो आप इस तरह काम कर लेते हैं। आप मे भी दूसरे प्रोजेक्ट में जाए तो उसका लीड बताएगा नहीं भाई ये काम इस तरह करना है, हमें ये काम करना है, आप उस तरह करते हैं। कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका कि आपने प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग है वो कैसे करनी है, टोटली डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाया और कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक नया कंपोनेंट बनाया जो कि मेरे पास है अबाउट का पेज, अबाउट डॉट TSX। और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको फंक्शन को क्या किया, कॉपी किया। और इसका अब मेरे पास यहाँ पे इसको क्या करने हैं, इंपोर्ट करने के दो वेज है। या तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखूं इसके साथ, या इस कंपोनेंट को क्या कर दूं, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दूं कि भाई जब भी मैं इंपोर्ट करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो जाए। अगर मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करना तो आप यहाँ पे भी एक्सपोर्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखते हुए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट अबाउट पेज और इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ये हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वो डिटेल चीज देखी थी। तो टोटली डिपेंड हो, यहाँ पे जब आप कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर सकते हैं और इसको आप सिंगल एक्सपोर्ट और मल्टीपल एक्सपोर्ट भी कंपोनेंट से कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे हो रही है, चलिए हम इसको ये एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बात यहाँ पे कर रहा है वो ये वाली ये चीज कि यहाँ पे लिखा हुआ यू हैव टू क्लोज टैग योर कंपोनेंट कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल JSX टैग्स। अब JSX टैग्स का क्या मतलब है कि मल्टीपल डिव्स, एक डिव है, दूसरी डिव है, तीसरी डिव है, फोर्थ फिफ्थ डिव, वो क्या करते हैं मल्टीपल डिव्स जो आपका एक कंपोनेंट कभी भी रिटर्न नहीं कर सकता। अगर आपने रिटर्न करवाना है तो यू शुड रैप इन पेरेंट कंपोनेंट का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, पेरेंट कंपोनेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम अक्सर क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डिव लगा देते हैं, एक डिव लगा दिया और सारे का सारे जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, इस डिव के अंदर आएंगे। मैं कोई चीज इस डिव से बाहर आके लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा।
क्यों एरर आएगा? क्योंकि उसको रिएक्ट को नहीं पता कि भाई इस डिव का कौन सा पेरेंट है और इस डिव का कौन सा पेरेंट है। रिएक्ट को नहीं चीज पता। तो रिएक्ट कंपोनेंट का हमेशा एक ही पेरेंट होता है, बाकी इसके क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। लेकिन अगर आपने मल्टीपल पेरेंट्स को यूज करें तो आप उसको रैप करते हैं। हम मोस्टली जो चीज यूज करते हैं वो होती है आपके पास फ्रेगमेंट टैग। फ्रेगमेंट टैग क्या होता है? एक चीज अब आपको मैं दिखाता हूँ, डिव, और यहाँ पे भी डिव है। अब इस अबाउट पेज को मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। कहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ? अपने पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट अबाउट। वो मुझे बता रहा है कि आप अबाउट पेज को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हो। कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो? कंपोनेंट में से, और किस में से? अबाउट में से। अब मैंने अबाउट को क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे ये यूज कर लेता हूँ, माई इनपुट फील्ड के बाद मैं अबाउट को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे यूज कर देता हूँ। तो मेरे पास अब यहाँ पे जब मैं इसे यूज करूंगा तो यहाँ पे लिखा होगा कि हेलो देयर, दिस इज अबाउट पेज। इसको थोड़ा सा कम करूँ मैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अबाउट का पेज है जो कि हमने वहां से इंपोर्ट किया हुआ है। अगर मैंने कोई चीज यहाँ से चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे अबाउट के अंदर जाके लिखूंगा ब्ला ब्ला ब्ला। इसे सेव करूंगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। अब अगर आप इसका इंस्पेक्ट ओपन करेंगे, ये आपके पास क्या होता है, इंस्पेक्ट टूल होता है जो कि आप यूज करते हैं अपने कंपोनेंट्स को देखने के लिए। यहां से जो फर्स्ट बटन होता है वो आपके पास क्या होता है, सिलेक्ट टूल। अगर आप इंस्पेक्ट टूल को ओपन करेंगे, जो फर्स्ट एरो होता है वो आपके पास होता है सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल का क्या मतलब है, जिस भी कंपोनेंट में मैं लेके जाऊंगा इसे क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, और उसकी जो भी उसके अंदर सीएसएस या जो भी यूज इसके अंदर होगा वो आपको सारी की सारी चीजें बता देगा विदाउट आपको इंस्पेक्ट किए। ये आपके पास क्या होता है, सिलेक्ट टूल होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला मेरा डिव क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। मैं दोबारा सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करूंगा, मैं इसे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे मुझे लेके आ जाएगा। तो आप सिलेक्ट टूल की मदद से आप होवर करके भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस लगी हैं, कौन कौन सी सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज इसमें क्या हो रही है वो यूज हो रही है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं सिलेक्ट टूल को भी। ओके, अब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ सिलेक्ट टूल को किसके ऊपर, ये अबाउट के ऊपर। ये देखिए, अब मेरे पास एक डिव है, इस डिव के अंदर क्या पड़ा हुआ मेरे पास, अबाउट, और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ मेरे पास, हेलो देयर, और उसके आगे लिखा हुआ है कि आगे जो भी चीज लिखी हुई है। ये वाला जो डिव टैग है मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, जब आप एक डेवलपमेंट करते हैं ना रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप एक एक्स्ट्रा डिव भी यूज नहीं करते आप, क्योंकि एक डिव क्या करते हैं, स्पेस लेता है, चाहे वो मिनी केबीज में ले या बाइट्स में ले, लेकिन वो एक स्पेस लेता है। तो आप मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि आपकी रिडंडेंट एचटीएमएल ना हो, आपके एक्स्ट्रा डिव्स ना हो, आप उन्हें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। लेकिन आपकी मजबूरी है कि भाई आपका जो कंपोनेंट है वो क्या है, उसे एक पेरेंट चाहिए और आपने उसे रैप करना है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, फ्रैगमेंट टैग को यूज करते हैं। रिएक्ट के अंदर होता है फ्रैगमेंट टैग। फ्रैगमेंट टैग दो तरह के होते हैं, अगर हम यहाँ पे सर्च करें हम उसे कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट टैग, और यहाँ पे फ्रैगमेंट्स का लिखा होगा। यहाँ पे वैसे ये डेप्लीकेट हो चुकी है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन यहाँ पे इसमें बताया हुआ है क्या, रिएक्ट फॉर द न्यू कंपोनेंट्स। इसकी लेटेस्ट पता नहीं कहाँ से आएगी, लेकिन ये चीज होती है। अब फ्रैगमेंट टैग दो तरह से होते हैं। अगर आप एक इसे एम्प्टी यूज करें, एक कंपोनेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिव लिखा है, तो मेरे पास क्या एक डिव है और उसका एक क्लोजिंग है, तो ये मेरे पास क्या है, डिव है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ एन स्मॉल एम्प्टी देता हूँ, एंगल ब्रैकेट्स, और से एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज करता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैगमेंट। ये आपके पास क्या होता है, फ्रैगमेंट टैग होता है। और ये फ्रैगमेंट टैग रिएक्ट का टैग, रिएक्ट का फीचर है, ये कोई भी एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट का कोई कंपोनेंट डिव नहीं, ये रिएक्ट का फीचर है जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंट टैग। फ्रैगमेंट टैग क्या करता है कि आपके कंपोनेंट्स को एक पेरेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन आपकी एचटीएमएल के अंदर एक्स्ट्रा डीप टैग्स नहीं लगाता। अब अगर आपने फ्रैगमेंट टैग को यूज किया हुआ है और आपने अपने इंस्पेक्ट टूल में जाते हैं, अब यहाँ पे अगर आप इसे इंस्पेक्ट करके देखें
तो यहाँ पे आपको H1 नजर आएगा, पैराग्राफ नजर आएगा, इनके ऊपर आपको div टैग नजर नहीं आएगा जो कि पहले नजर आ रहा था। मैं अगेन इसे वापस करता हूँ, मैं इसे अगेन कर देता हूँ यहाँ पे div, और मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पे सेव करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, div टैग नजर आ रहा है कि भाई ये div टैग है, और ये इस div टैग के अंदर क्या दोनों चीजें क्या की हुई रैप की हुई है, इनपुट को भी किया हुआ है, अबाउट को भी किया हुआ है, इसको भी किया हुआ है, पैराग्राफ टैग को। लेकिन अगर मैं यहाँ फ्रैगमेंट टैग यूज करता हूँ तो फ्रैगमेंट टैग आपको शेयर्ड कंपोनेंट्स पे सेम पेरेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको ये HTML के अंदर नजर नहीं आता। आप जाओगे दोबारा अगर इसकी HTML देखेंगे तो आपको सिंपल H1 नजर आएगा और क्या नजर आएगा, पैराग्राफ टैग नजर आएगा। तो जब भी आपके पास कोई एक ऐसा सिनेरियो कि आपके कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स हो और उनको एक पेरेंट प्रोवाइड करना हो, तो आप हमेशा क्या करते हैं, फ्रैगमेंट टैग को यूज करते हैं। क्लियर है सबको? अगर आपने फ्रैगमेंट टैग को यूज नहीं करना तो आप div को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि div से एक आपकी एक्स्ट्रा स्पेस आती है जो कि हम रिक्वायर्ड नहीं करते होते। लेकिन अगर आपको फ्रैगमेंट यूज करना है तो आप div टैग को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आगे इसमें अगेन लिखा हुआ है कि हैव अ लोड ऑफ HTML कोड्स। यहाँ पे इसमें इमेज टैग को यूज किया हुआ है, और इमेज टैग के उसके अंदर क्या किया हुआ है कि यहाँ पे एक डाटा को यूज किया हुआ है। लेकिन हमें पता है कि हमने कौन सी इमेज टैग को यूज करना है, Next.js की इमेज टैग को आपने यूज करना है। तो यहाँ उसने ये बताया हुआ है कि भाई HTML के अंदर भी आप अगर किसी चीज को आपने स्टाइल देना हो, ये वाली चीज यहाँ पे जो मेंशन है कि इन रिएक्ट कंपोनेंट, अगर आपने किसी भी कंपोनेंट को क्लास देनी हो तो आप क्या करते हैं, क्लास नेम को यूज करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों में से रिएक्ट के अलावा कुछ लोगों ने अगर काम किया हुआ PHP पे, वर्डप्रेस पे या सिर्फ HTML CSS पे, जब वहां पे अगर आप क्लास देते तो आप सिर्फ क्लास लिखते हैं, क्लास नेम नहीं लिखते। आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ HTML के अंदर क्लास लिखते हैं और आगे जो भी CSS क्लास का नाम लिख देते हैं। ये HTML और CSS में होता है। PHP में भी ऐसी है शायद, PHP का आइडिया नहीं है, वर्डप्रेस में भी ऐसा है। लेकिन रिएक्ट के अंदर आपने अगर किसी भी कंपोनेंट को क्लास देनी है तो आप हमेशा क्या यूज करते हैं, क्लास नेम यूज करते हैं। जी